तो अब हम लोग आगे ये जो नेशनल इनकम यूनिट 2 है ये आपका 6 मार्क्स का है। जो आपका यूनिट 3 है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। इसको वो कर देता हूं। हेलो, आवाज आ रही सबको? हेलो, आ रही सर, आवाज? आवाज आ रही सर, आवाज आ रही है। ओके ओके। जो आपका थर्ड यूनिट है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, राइट? इसमें ये बेसिकली 10 मार्क्स का है, राइट? इसमें 5 इंटू 2 मतलब 2 बता दूंगा कैसे क्वेश्चंस आएंगे। पहले बात कर लेते हैं इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि देश का टोटल डिमांड क्या है, राइट? देश का टोटल सप्लाई क्या है, राइट? जब जब देश प्रोड्यूस कर रहा है और देश जब डिमांड कर रहा है तो दोनों इक्विलिब्रियम में कैसे होंगे। जैसे आपने पढ़ा था ना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 11th वाले या डिमांड वाले चैप्टर में, तो आपको पता है कि कंज्यूमर जितना डिमांड करता है या मार्केट की जितनी डिमांड है, अगर मार्केट की उतनी सप्लाई हो जाए तो क्या हो जाएगा, मार्केट इक्विलिब्रियम आ जाएगा, डिमांड इक्वल सप्लाई। ऐसे ही हमारा देश इक्विलिब्रियम में कब होगा, बिकॉज देश में तो सिर्फ मार्केट ही तो नहीं है, देश में तो डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं, राइट? राइट? तो टोटल हमारा जो देश है, जो इकोनॉमी है, वो इक्विलिब्रियम में कैसे आएगी वो डिस्कशन करेंगे। प्लस इसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जब देश में इन्वेस्टमेंट होता है तो देश की इनकम कितनी बढ़ती है। फिर इस चैप्टर हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे कि अगर देशवासी सेविंग करते हैं तो देश में इसका असर क्या पड़ता है, देशवासी अगर खर्चा करते हैं तो देश में इसका असर क्या पड़ता है, राइट? फिर हम लोग इसमें आगे पढ़ेंगे आपका कि देश में अगर इन्वेस्टमेंट, सेविंग और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक साथ हो रहा है तो देश की ओवरऑल इनकम कितनी बढ़ जाएगी। तो बेसिकली मैं एक ब्रीफली इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ इस चैप्टर के बारे में, जो आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, मैं डिस्कस करूंगा। तो ये चैप्टर आपका 10 मार्क्स का है। जो आपका यूनिट 4 है वो बेसिकली कमोडिटी एंड मनी मार्केट इक्विलिब्रियम है, जिसको हम लोग ISLM मॉडल बोलते हैं, कमोडिटी एंड मनी मार्केट इक्विलिब्रियम। इस चैप्टर में नाम पढ़ के समझ में आ रहा है कि हमको एक कमोडिटी मार्केट के बारे में डिस्कशन पढ़ना है और मनी मार्केट के बारे में पढ़ना है। इन दोनों को डिस्कस करने के बाद ये दोनों मार्केट एक साथ इक्विलिब्रियम में कब आएंगी ये भी डिस्कस करना है, राइट? प्लस इसमें ये भी डिस्कस करना है कि आपका एक वर्ड यहाँ पे है BBM, जिसको बोलते हैं बैलेंस बजट मल्टीप्लायर। इसका मतलब क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट क्या करती है कि जब देश में रिसेशन पीरियड, देखो अभी रिसेशन पीरियड आ रहा है ना अभी धीरे धीरे कोरोना की वजह से, तो क्या होगा इस केस में ना, गवर्नमेंट क्या करती है जितना अमाउंट से इन्वेस्टमेंट बढ़ाती है उतने अमाउंट से टैक्स भी बढ़ाती है, या जितने अमाउंट से इन्वेस्टमेंट घटाती है उतने अमाउंट से टैक्स भी घटाती है। मतलब इक्वल, जितना अमाउंट से बढ़ाएगा उतने अमाउंट से टैक्स भी बढ़ाएगा, जितना अमाउंट से इन्वेस्टमेंट घटाएगा उतने अमाउंट से टैक्स भी घटाएगा। तो इससे हमारे ओवरऑल इकोनॉमी में क्या असर आता है उसे हम लोग बोलते हैं बैलेंस बजट मल्टीप्लायर, जो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। जो ये भी जो 4th यूनिट है वो 10 मार्क्स का है। जो आपका यूनिट 5 है वो मनी, इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, जो नाम देख के समझ में आ रहा है कि मनी सप्लाई से रिलेटेड पढ़ना है कि मनी सप्लाई क्या है, मनी के कितने फॉर्म्स है, मनी का फंक्शंस क्या है, राइट? मनी के टाइप्स कितने हैं। फिर इन्फ्लेशन से रिगार्डिंग पढ़ना कि इन्फ्लेशन होता क्या है, इन्फ्लेशन के टाइप्स कितने हैं, इन्फ्लेशन कितना रहने से कितना अच्छा होता है, कितना इन्फ्लेशन खराब है, या इन्फ्लेशन का रोल हमारी इकोनॉमी में क्या पड़ता है, राइट? फिर कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। देन आपका एम्प्लॉयमेंट में जस्ट आपको ब्रीफ पढ़ाना है कि एम्प्लॉयमेंट होता क्या और टाइप्स, बाकी इसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है एम्प्लॉयमेंट में। इसमें थोड़ा सा मनी एंड इन्फ्लेशन को अच्छे से डिस्कशन होगा, बिकॉज इसमें 1 2 3 4 क्लास लग सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट जैसा आपका मैक्सिमम हाफ एन आवर का क्लास होगा, इसमें जैसे आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना वो मैं करवा दूंगा। एक बार आप अपना पेपर डिस्कशन कर लो, देखो मैं इसको जूम कर रहा हूँ। देखिए आपका जो पेपर में जो लिखने के लिए आएगा 40 मार्क्स का, 10 मार्क्स आपका कॉलेज प्रोवाइड करेगा, जो आपको पता है। देखिए जो ग्रुप ए है ना उसमें 2 नंबर का 2 into 1 मतलब 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, राइट? ये कहाँ से आएगा, यूनिट 1। देखिए मैंने यहाँ लिखा है ना यूनिट 1 से आएगा 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन। जो आपका ग्रुप बी है उसमें आपके 6 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, दिख रहा ना, 6 into 3,
6 नंबर के 3 क्वेश्चन, मतलब 18 मार्क्स। ये जो 18 नंबर जो आएगा ग्रुप बी में, ये कहाँ से आएंगे? यूनिट सेकेंड और यूनिट फिफ्थ, मतलब नेशनल इनकम और मनी एंड इन्फ्लेशन से। नेशनल इनकम और मनी एंड इन्फ्लेशन से मिला करके आपका 18 नंबर का आएगा, जो आपके ग्रुप बी में है, राइट। ग्रुप सी, ग्रुप सी आपका वहां पे 10 नंबर का 2 क्वेश्चन, 10 नंबर के 2 क्वेश्चन, मतलब 20 नंबर का रहेगा ग्रुप सी। ये 20 नंबर कहाँ से आएंगे? यूनिट थर्ड एंड यूनिट फोर्थ, ठीक है। यूनिट थर्ड आपका क्या हो गया? डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, कमोडिटी एंड मनी मार्केट इक्विलिब्रियम, राइट। तो यूनिट यूनिट 3 से भी 10 मार्क्स और यूनिट 4 से भी 10 मार्क्स, टोटल 20 मार्क्स हो गया ना ग्रुप सी में। तो एक बार मैं फिर से डिस्कस करता हूँ। ग्रुप 1 आपका, ग्रुप ए में 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। ग्रुप बी में आपका 6 नंबर का 3 क्वेश्चन आएगा, और ग्रुप सी में 10 नंबर का 2 क्वेश्चन। अब यहाँ पे घबराइए मत, 10 नंबर को देखकर ना घबराइए मत। 10 नंबर में क्या हो सकता है? 6+2+2 भी आ सकता है, 6+4 भी आ सकता है, 6+1+1 ऐसे भी करके आ सकता है। वो डिपेंड करता है एग्जाम, मतलब पेपर सेटर कैसा वो पेपर सेट करता है। ऐसे आपका 6×3, तो 3+3 करके भी आ सकता है, 4+2 करके भी आ सकता है, या सिंगल 6 मार्क्स का भी आ सकता है, डिपेंड करता है पेपर सेटर के ऊपर। तो तोड़ तोड़ के भी पूछ सकता है और सिंगल भी पूछ सकता है, वो जैसा पेपर सेटर करता है। फर्दर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज ना हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट थर्ड, इसलिए यूनिट थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं, रीजन मैं बता रहा हूँ। ये देखो, सबसे पहले यूनिट थर्ड आपका 10 मार्क्स का। तो मेरा जो, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, मतलब मेरा जो फोकस होता है ना, कि पहले आप अपना मेजॉरिटी ऑफ जो सिलेबस है, जिससे आपका मैक्सिमम मार्क्स कवर होता है, उसको पहले कंप्लीट करो। समझाना मेरे ऊपर है, वो आपको सब समझ आएगा, उससे चिंता आपको नहीं करना, राइट। देख, अभी यूनिट स्टार्ट कैसे मैं पढ़ाऊंगा, मैं वो आपको बता देता हूँ। यूनिट थर्ड जो आपका 10 मार्क्स का, पहले ये पढ़ेंगे, देन यूनिट 4 पढ़ेंगे, आपका 10 मार्क्स का है, राइट। तो अब कितना होगा? यूनिट थर्ड 10, यूनिट फोर्थ 10, टोटल कितना होगा? 20 मार्क्स। देन यूनिट 5 पढ़ेंगे, जो 12 मार्क्स। मतलब आपका, अगर आप 3 चैप्टर पढ़ते हो, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 3 चैप्टर में आपका 32 नंबर कवर हो जाएगा, 32 कवर हो जाएगा आउट ऑफ 40। मतलब ऑलमोस्ट आप 80% कवर कर लेते हो। 3 चैप्टर पढ़े, आपका 80% कवर हो गया। तो इसीलिए मैं पहले यही सोचता हूँ कि 40 में 32 कवर हो जाएगा ना, तो एक होता है ना कॉन्फिडेंस आ गया कि भैया मेरा इकोनॉमिक्स ऑलमोस्ट हो गया, डन हो गया। बाकी जो आपका 8 नंबर बच रहा है, 6 नंबर नेशनल इनकम से, 2 नंबर बेसिक कंसेप्ट इकोनॉमिक्स में, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस बिकॉज आप 3 चैप्टर आपने इतने अच्छे से पढ़ लोगे ना, कि वो बाकी 2 तो आप ऐसे ही, मतलब बिना पढ़ाई भी कर सकते हो, इतना वास्ट नॉलेज हो जाता है ना, एक्सपीरियंस हो जाता है कि आप ऐसे भी कवर कर लोगे। लेकिन हाँ, आपको खुद से नहीं करना होगा, मैं कराऊंगा, उससे चिंता करने वाली बात नहीं है। तो अब हम लोग यूनिट थर्ड से स्टार्ट करते हैं, देन यूनिट, ये हमारा सीक्वेंस रहेगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, देन 2 देन 1, ये हमारा सीक्वेंस रहेगा पढ़ाने का। 3 चैप्टर्स आपका 32 मार्क्स हो जाएगा, आपको ऑलरेडी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ ना, बिकॉज क्या होता है ना, इकोनॉमिक्स में ना, ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं कि आप एग्जाम के हफ्ता पढ़ के निकल जाए। अगर आप, मैं ऐसे स्टूडेंट बात कर रहा हूँ जो अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो इसमें क्या होता है ना, बहुत सारे डायग्राम्स हैं, बहुत सारी इक्वेशंस है, इसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं। ज़्यादातर न्यूमेरिकल आपका नेशनल इनकम से आता है, नहीं तो यूनिट सेकंड से आएगा, नहीं तो थर्ड से आएगा, नहीं तो फोर्थ से आएगा। लेकिन ज़्यादातर आपका सेकंड और थर्ड से ही न्यूमेरिकल आता है, 6 नंबर का या 5 नंबर का। लास्ट टाइम तो आपका नेशनल इनकम से पूछा था, तो इस बार ज़्यादा चांसेस है आपका कि से आ जाए, आपका थर्ड यूनिट से आ जाए। फोर्थ यूनिट जो ISLM मॉडल है, जिसको मैंने बोला कमोडिटी और मनी मार्केट, इससे ज़्यादा आते नहीं है, बहुत रेयर ही पूछता, 5 साल में एक बार पूछ दिया। ज़्यादातर आपका थर्ड और सेकेंड से पूछता है, न्यूमेरिकल 6 नंबर का। तो देखो, मैं क्या क्यों बता रहा हूँ इसको 32 नंबर पहले कवर कराने का रीज़न बता रहा हूँ, कि आप जब यूनिट थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे लॉट्स ऑफ क्वेश्चन है, लॉट्स ऑफ डायग्राम है, लॉट्स ऑफ फार्मूला है, लॉट्स ऑफ ये न्यूमेरिकल है। इसमें ना टाइम लगता है प्रैक्टिस करने में। अगर आपको पहले, अगर मैं करवा दूंगा, टाइम रहते हुए करवा दूंगा, तो आपको इनफ टाइम मिलेगा प्रैक्टिस करने में, क्वेश्चंस बहुत सारे उठेंगे मन में, वो क्वेश्चंस पूछने में, राइट। और एक चीज मैं यहाँ बता रहा हूँ, अब आपका जो फिफ्थ सेमेस्टर में जो इकोनॉमिक्स है ना, बेसिकली यहाँ पे ना क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछते। मैं डरवा नहीं रहा हूँ, फ्रेंकली बता रहा हूँ, डायरेक्टली नहीं क्वेश्चंस पूछते। रीजन बता रहा हूँ डायरेक्टली पूछने का। आपको ना एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट, जैसे आपने लॉ वगैरह में स्टेटमेंट आता है ना, देन वो केस स्टडी आता
होती है ना लॉ वगैरह में, देन पढ़कर हम लोग डिसाइड करते हैं कि इसमें कौन सा सेक्शन है, कौन सा रूल है, कौन सा सब क्लॉज सब है ना, डिसाइड करते हैं। ऐसे ही आपका बेसिकली 5th सेमेस्टर इकोनॉमिक्स में ना एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट आता है, वो स्टेटमेंट पढ़ करके जज करना पड़ता है कि इसका आंसर क्या होगा, जस्ट लाइक केस स्टडी। तो एक दो 3 क्वेश्चन तो रहेंगे केस स्टडी टाइप का। तो सिंपल सी बात है, केस स्टडी वही सॉल्व कर पाएगा ना जिनका कंसेप्ट क्लियर रहेगा, राइट? क्योंकि आपको पढ़ के समझना होगा इसका आंसर क्या है। आपको डायरेक्टली नहीं पूछेगा व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट इज कमोडिटी मार्केट, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कमोडिटी मार्केट, व्हाट इज इन्फ्लेशन। डायरेक्टली क्वेश्चंस बहुत रेयर पूछते हैं। इन्फ्लेशन चैप्टर मनी मार्केट में तो थोड़ा बहुत पेपर वो रियायत दे देता पेपर सेटर, जिसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देता है व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज इन्फ्लेशन। लेकिन 3rd यूनिट तो 4th यूनिट में ना तो केस स्टडी भर भर के देता है। आपको स्टेटमेंट देगा, आपको समझना पड़ेगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो केस स्टडी को समझना प्लस उसको सॉल्व करना, कौन कौन करना, वही कर सकता है जिसका कंसेप्ट क्लियर होगा, राइट? तो इसलिए मैं 3rd यूनिट से स्टार्ट कर रहा हूँ, ज़्यादा डिस्कशन हो गया, सॉरी फॉर दैट। देखो जो आपका 3rd यूनिट है बेसिकली क्या है, कंजम्पशन फंक्शन। जो पहला कंसेप्ट है यहाँ पे कंजम्पशन फंक्शन, या इसी को हम लोग दूसरा नाम बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। कंजम्पशन फंक्शन बोलते हैं, नहीं तो एक और नाम है इसका प्रोपेंसिटी, PROPENSITY, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। दोनों का मतलब सेम ही होता है। क्या है कंजम्पशन फंक्शन, क्या है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? बेसिकली एक रिलेशन है, पहले मैं समझा देता हूँ, बाद में क्या लिखा हूँ पढ़ के दिखाता हूँ। कंजम्पशन फंक्शन या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बेसिकली क्या है, एक रिलेशन बताता है। कैसा रिलेशन बताता है? खर्च और इनकम के बीच में, राइट? कैसे लिखा हुआ ना, इट रिप्रेजेंट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन डिजायर्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड लेवल ऑफ इनकम। मतलब ये एक संबंध, एक रिलेशन बताता है खर्चा और इनकम के बीच में। और आपको पता है इनकम और खर्च के बीच में कैसा संबंध है? डायरेक्ट संबंध है ना, डायरेक्ट रिलेशन है ना। अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारा खर्चा भी बढ़ता है, हमारी इनकम घटती है तो हमारा खर्चा भी घटता है। तो बेसिकली हम लोग एक कंक्लूजन दे सकते हैं ना कि इनकम और खर्च दे आर द पॉजिटिवली कोरिलेटेड विथ ईच अदर। मतलब इनके बीच में एक पॉजिटिव रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। अगर इनकम बढ़ेगी तो खर्चा भी बढ़ेगा, इनकम घटेगी तो खर्चा भी घटेगा, राइट? तो इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देख लीजिए। C इक्वल टू फंक्शन ऑफ y, C इक्वल टू फंक्शन ऑफ y, वेयर एज C इक्वल, ये गाइस ध्यान रखिए यहाँ पे C है ना वो कैपिटल C है, और जो y है वो कैपिटल Y है। फंक्शन तो आपको समझ में आ रहा है, f स्मॉल f है। वेयर C इक्वल टू कंजम्पशन और y इक्वल टू लेवल ऑफ इनकम। C इक्वल टू कंजम्पशन, y इक्वल टू लेवल ऑफ इनकम। और मैंने एरो के थ्रू समझाया कि देखो अगर y बढ़ता है तो C भी बढ़ता है, y घटता है तो C भी घटता है। जो आपको पता है कि अगर आप अपने घर में देख लो ना, अगर आपके पेरेंट्स की इनकम बढ़ती है तो आपका खर्च भी, आपका पॉकेट मनी भी बढ़ता है, आपका फैमिली का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है। थोड़ी पेरेंट्स की इनकम, बिजनेस में प्रॉब्लम हो गया, जॉब में प्रॉब्लम हो गया, खर्चा घटता है, तो आप आप वही खर्च करना चाहोगे जो जरूरी है, बाकी उल्टा पुल्टा खर्च नहीं करोगे। तो कहने का मतलब इनकम बढ़ेगी तो खर्च बढ़ेगा, इनकम घटेगी तो खर्च भी घटेगा। ये जो रिलेशन है इनकम और खर्च के बीच में, इसी रिलेशन को हम लोग बोलते हैं कंजम्पशन फंक्शन या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। फिर से बता देता हूँ क्या है रिलेशन। एक एक डायरेक्ट रिलेशन है इनकम और खर्च के बीच में। अगर इनकम बढ़ेगी तो खर्च बढ़ेगा, इनकम घटेगी तो खर्च बढ़ेगा। इसको मैथमेटिकली दिखाते हैं, C इक्वल टू फंक्शन ऑफ y। C क्या है हमारा कंजम्पशन, y क्या है इनकम। C हमारा कैपिटल, y हमारा कैपिटल। मैं ये बार बार कैपिटल स्मॉल इसलिए बोल रहा हूँ कि ये बहुत सारे जो वर्ड हैं, जैसे देखो कैपिटल C का मतलब इकोनॉमिक्स में कुछ और होता है, और स्मॉल c का भी मतलब इकोनॉमिक्स में कुछ और होता है। तो कैपिटल और स्मॉल में का डिफरेंशिएट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कैपिटल सी मतलब टोटल एक्सपेंडिचर, स्मॉल सी मतलब एक्सपेंडिचर का एक छोटा सा पार्ट जो इनकम पे डिपेंड करता है। आप समझ रहे हो ना? तो स्मॉल सी का मतलब अलग हुआ, कैपिटल सी का मतलब अलग। इसलिए जहाँ पे कैपिटल सी होगा मैं बता दूंगा, जहाँ पे स्मॉल सी होगा मैं बता दूंगा, उसमें आपको चिंता करने वाली बात नहीं है। हाँ, बीच में अगर आपको कुछ क्वेरीज वगैरह होगा तो आप पूछ लेना, या आफ्टर क्लास कंप्लीट होने के बाद मैं टाइम दे दूंगा रेज हैंड का, तो आप पूछ सकते हो। अभी जो कंजम्पशन फंक्शन है या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है,
ये बेसिकली टू टाइप्स को होते हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है ना सेकंड नंबर, टू टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, टू टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। दो प्रकार का हमारा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता क्या है, एक रिलेशन होता है, किसके बीच में होता है, इनकम और खर्च के बीच में होता है, राइट। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एपीसी। ये क्या है, ये बेसिकली है, इट इज द रेशियो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू लेवल ऑफ इनकम। क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, इसको अपने अपने लैंग्वेज समझते हैं, अपने लैंग्वेज समझते हैं। जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है ना, ये बेसिकली बताता है कि आपकी टोटल इनकम क्या है, उस टोटल इनकम से आपका टोटल खर्चा कितना है। जैसे हम लोग आप अपने पापा से पूछते हो या पेरेंट्स से पूछते हो ना, पापा आपका इनकम से आप खर्च कितना, तो पापा बोलते हैं ना भैया अगर मैं 100 रुपया कमाता हूँ तो 80 रुपये खर्च करता हूँ और 20 रुपये मैं सेव करता हूँ। तो मैंने एक एस्टिमेट बताया कि मेरी टोटल इनकम से मैं टोटल कितना खर्च करता हूँ, जिसको हम लोग एवरेज बोलते हैं ना। मैं मेरी इनकम का 80% मैं खर्च करता हूँ और मेरी इनकम का 20% मैं सेव करता हूँ। तो टोटल इनकम से आपने टोटल कितना खर्च किया, टोटल इनकम से आपने टोटल कितना खर्च किया, इसी को हम लोग बोलते हैं एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। डेफिनेशन क्या बोलता है, इट इज द रेशियो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू लेवल ऑफ इनकम, राइट। दैट इज एपीसी इक्वल टू सी। देखिए यहाँ पे एपीसी इक्वल टू सी अपॉन वाई। एपीसी इक्वल, एक मिनट गाइस, आपको ऑप्शन, अच्छा सॉरी मार्क का ऑप्शन नहीं आ रहा, मैं बाद में देख लूंगा, आ जाते हैं अपने स्लिप कॉन्सेप्ट में। देखिए एपीसी डेफिनेशन का ठीक नीचे लिखा हुआ, जिसको नहीं दिख रहा हूँ मैं दिखा दूँ, डेफिनेशन का ठीक नीचे एपीसी इक्वल टू सी अपॉन वाई। सी मतलब कैपिटल सी, ठीक है। वेयर एज सी इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, देखिए ना बॉक्स के बगल में लिखा हुआ है सी इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वाई इक्वल टू इनकम। तो एपीसी क्या है, एपीसी बताता है कि आपका एवरेज खर्चा कितना है, आपकी इनकम से आप कितना खर्च करते हो। ठीक है, मतलब ये टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंडिचर की बात करता है कि आप, अगर मान लो मेरी टोटल इनकम 1 लाख रुपए है सालाना, मान लो मैं एक साल में मैं 1 लाख रुपए खर्च कमाता हूँ, जिसमें से मैं 80,000 रुपए क्या करता हूँ, खर्च करता हूँ, 20,000 मैं बैंक में डालता हूँ। तो जो 80,000 है ना, आउट ऑफ 1 लाख जो 80,000 है ना, इसी 80,000 को हम लोग बोलते हैं एपीसी। कि अगर मैं इसको परसेंट निकालू तो 80% हो रहा है ना, 1 लाख का 80,000 मतलब 80%। तब मैं बोलूंगा अपनी इनकम का मैं 80% खर्च करता हूँ, इसी 80% को बोलते हैं एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। कुछ भी इशू होगा तो आप फर्दर डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, मैंने एक बॉक्स में एग्जाम्पल बनाया है, बॉक्स में आप एग्जाम्पल देखिए। इनकम है 10,000 रुपए, इनकम कितना है 10,000, और खर्चा मैं कितना कर रहा हूँ 8,000। मान लो मैं महीने का 10,000 कमाता हूँ और मेरी मंथली एक्सपेंडिचर 8,000, तो एपीसी कैसे निकलेगा, फॉर्मूला क्या है, सी अपॉन वाई ना, मतलब खर्चा अपॉन इनकम। तो खर्चा कितना है 8,000, इनकम कितनी है 10,000, डिवाइड कर दो कितना 0.8, दैट इज 80%। तो ये जो 80% है इसी को बोलेंगे एपीसी। कि 10,000 में से मैं 8,000 खर्च करता हूँ, मतलब 80% मैं खर्च करता हूँ, तो 80% को ही बोलते हैं एपीसी। नेक्स्ट हमारा है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। पहला था एवरेज, दूसरा क्या है मार्जिनल, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एमपीसी। जब हम लोग का फर्दर एक दो क्लास हो जाएगा ना, तो फिर हम लोग पूरा नाम नहीं लेंगे, जस्ट हम लोग एपीसी या एमपीसी लेंगे, बिकॉज आपको आदत हो जाएगा बोलने का एपीसी और एमपीसी। तो एपीसी आपका क्लियर हो गया आई होप। एमपीसी के बारे में पढ़ते हैं। एम, ध्यान से देखिएगा एमपीसी, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर इसमें बोल रहा हूँ, it is the ratio of change in consumption expenditure in response to change in income, in response to change in income. It is the ratio of
इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन इनकम। ठीक है, इसको अपने सिंपल तरीके से समझते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आप खर्च भी थोड़ा बढ़ाते हो ना। पहले आप कमाते तो मान लो 20,000 रुपये, तो आप 20,000 में से कुछ 15,000 खर्च करते थे, 5,000 रुपये आप सेव करते थे, राइट। अब आपकी इनकम हो गई 30,000, 20 से इनकम कितनी बढ़ गई, 30,000 बढ़ गई, तो 10,000 इनकम बढ़ी ना। तो जब आपकी इनकम 10,000 बढ़ी तो 20 में हम पहले 15,000 खर्च करते थे, तो 5,000 हम सेव करते थे, राइट। तो जब इनकम 20,000 थी तो 15,000 खर्च करते थे, अब इनकम हमारी हो गई 30,000, तो क्या अभी भी हम 15,000 खर्च करेंगे? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि ह्यूमन नेचर है ना, थोड़ी सी इनकम बढ़ती है तो एक्सपेंडिचर भी अपने बढ़ा देते हैं, राइट। तो इनकम के बढ़ने से, डेफिनेशन पे आते हैं, इनकम के बढ़ने से आपका खर्च कितना बढ़ गया। इनकम के चेंज होने के वजह से आपका टोटल एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आया, इसी को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, जब भी आपको पढ़ाया गया होगा मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, ये सब पढ़ाया गया होगा ना। जब भी मार्जिनल की बात की जाती है ना, तो आपको, आप जिस भी टीचर से पढ़े होंगे आपको बताया होगा, मार्जिनल का मतलब होता है हमेशा एडिशनल, एक्स्ट्रा, है ना। एडिशनल मतलब पहले कितना था और अभी कितना है, एडिशनल की बात की जाती है। तो यहाँ पर भी जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है ना, यहाँ पे ये एडिशनल खर्च की बात की जा रही है कि आपका इनकम पहले से कितना बढ़ गया, जिसके वजह से आपका इनकम पहले से कितना बढ़ गया। डेफिनेशन क्या बोलता है, चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन इनकम। मतलब इनकम में चेंज हुआ जिसकी वजह से खर्चा में चेंज हुआ। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। बाकी अभी एग्जांपल लेकर डिस्कस करेंगे। थोड़ा फार्मूला देखो, फार्मूला क्या है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। एमपीसी इक्वल टू क्या है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, वेयर डेल्टा सी क्या है, चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, चेंज इन, और डेल्टा वाई क्या है, चेंज इन इनकम। अच्छा, मैं एक बात बताना भूल गया आपको, ये जितना मैं क्लास नोट्स आपको दे रहा हूँ ना, ये सारा चीज आपको मिल जाएगा। ये जो भी मैं आपको लिखा हूँ ना, ये सब जितना चीज आप पढ़ रहे हो ना, ये आप नोट डाउन मत करो। अगर करो तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपका जो ग्रुप है ना, उस ग्रुप में मैं सर के थ्रू भिजवा दूंगा, तो आराम से आप अपना कॉपी बना लेना। यहाँ पे जस्ट आप समझ लो, आपको ये सब मिल जाएगा, चिंता मत करिए आप। एमपीसी क्या है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा सी क्या हो गया, चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, डेल्टा का मतलब ये होता है चेंज, और डेल्टा वाई का मतलब क्या होता है, चेंज इन इनकम। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। एपीसी क्या है, एपीसी हमेशा टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंडिचर की बात करता है। एमपीसी क्या बताता है, एपीसी हमेशा एडिशनल इनकम और एडिशनल एक्सपेंडिचर की बात करता है, राइट। कि इनकम पहले कितनी थी और अभी कितनी हुई है, खर्चा पहले कितना था और अभी कितना हो गया है, तो खर्चे में कितना चेंज आया, इनकम में कितना चेंज आया। तो चेंज का जहां बात करेगा ना वो एमपीसी, और जहां पे टोटल इनकम से टोटल खर्च की बात होगा वो एपीसी होगा। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। आप पहले एग्जांपल देखो, देखो मैंने एग्जांपल को समझाया है। एग्जांपल दिख रहा है ना आपको, एग्जांपल यहाँ पे सी और यहाँ पे वाई। सी मतलब आपका हो गया खर्चा, जिसको कंजम्पशन बोलते हैं। वाई मतलब क्या हो गया आपका, इनकम, जिस वाई मतलब हो गया इनकम। तो एग्जांपल में देखो, यहाँ पे 10,000 रुपया आपका, सॉरी पहले यहाँ इन वाई देखो, वाई क्या है, 15,000 आपकी इनकम है, जिसमें से आप 10,000 रुपये खर्च करते हो। वाई के नीचे 15, सी के नीचे 10 है। 15,000 आपकी इनकम थी, जिसमें से आप 10,000 रुपये खर्च कर रहे हो, राइट। अब आपकी इनकम बढ़ के हो गई 30,000, देखो 15 नीचे 30 लिखा हुआ ना। अब आपकी इनकम कितनी बढ़ गई, 30,000, और आपका खर्च कितना बढ़ गया, 10 से 18,000, है ना। इनकम बढ़ती तो खर्चा ही बढ़ता है ना। तो देखो वाई में कितना चेंज आया, 15,000 का, 15,000 से 30,000 इनकम हो गई ना। पहले कितनी थी, 15,000, अभी हो गई 30, तो टोटल चेंज कितना आया, 15,000 का। खर्चा में टोटल चेंज कितना आया, देखो पहले हम 10,000 रुपया खर्च करते थे, अब हम 18,000 खर्च कर रहे हैं, तो कितना एक्स्ट्रा हम खर्च कर रहे हैं, 8,000 रुपया। तो ये हमारा हो गया 8,000 डेल्टा सी। और जो हमारा 15,000, जिसमें देखो यहाँ पे लिखा है ना चेंज इन इनकम, 15 से 30 हो गया ना, तो 15,000 का चेंज आया, तो हमारा डेल्टा वाई कितना हो गया, 15,000। डेल्टा सी कितना हो गया, 8,000। आई होप समझ रहे हो आप लोग। एमपीसी इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। फॉर्मूला है ना, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो
खर्चा में कितना चेंज आया 8,000 का, इनकम में कितना चेंज आएगा 15,000 का, तो 8,000 डिवाइडेड 15,000, अगर इसको कट करते तो कितना 0.53, ये हो गया आपका एमपीसी। तो एमपीसी क्या बताता है कि आपका पहले कितना खर्चा था और आपकी पहले कितनी इनकम, अभी आपका कितना खर्चा हो गया और अभी आपकी इनकम कितना है, जो उसका डिफरेंस है वही डिफरेंस हम लोग बोलते हैं एमपीसी। एमपीसी हमेशा एडिशनल इनकम और एडिशनल खर्च की बात करता है। या ऊपर में देखो, एग्जांपल के ऊपर में देखो एक चीज मैंने लिखा है ना, मैं इसको थोड़ा जूम कर रहा हूँ। द वैल्यू ऑफ एमपीसी, एकदम सबसे ऊपर में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, द वैल्यू ऑफ एमपीसी ऑलवेज लाइज, LIES है, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा शायद आप लोगों को, LIES, द वैल्यू ऑफ एमपीसी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 and 1। मतलब जो एमपीसी का जो वैल्यू है ना, एमपीसी का जो वैल्यू है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा, या तो आवाज आपका बहुत मतलब पास से आ रहा है। अभी आ रहा है ठीक से, हेलो हाँ सर। अभी आ रहा है, ओके ओके, सॉरी माइक से थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया, बाकी सब समझ में आ रहा था ना पहले, हाँ सर, हाँ सर। ओके ओके। जो एमपीसी का जो वैल्यू है ना वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही आएगा, 0 बहुत रेयर केस में होता है और 1 बहुत रेयर केस में होता है। नॉर्मल जो एमपीसी का जो वैल्यू होता है ना वो हमेशा 0-1 के बीच में आएगा। अपने एग्जांपल में देख लो ना, एमपीसी का वैल्यू कितना है 0.53, 0-1 के बीच में आ रहा है ना। ओके, अब क्वेश्चन उठ रहा है इनकम 0 कब होगा, एमपीसी का वैल्यू 0 कब होगा और एमपीसी का वैल्यू 1 कब होगा। तो देखो एमपीसी का वैल्यू 0 कब होगा, आपको याद है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पढ़े ना आप लोग। तो अगर पहले वन वन कब होगा वो समझते हैं, फिर समझेंगे 0 कब होगा, पहले 1 समझते हैं। मैं एक दूसरा एग्जांपल मैं ओरली समझा रहा हूँ, ये एग्जांपल इसमें लिखा हुआ नहीं है, ओरली समझा रहा हूँ। मान लो आपके इनकम में चेंज आया 10,000 और आपके खर्च में भी चेंज आया कितना 10,000, इनकम में भी चेंज आया 10,000 का और खर्च में भी चेंज आया 10,000 का, मतलब इक्वल इक्वल चेंज आ रहा है। तो 10,000 डिवाइडेड बाई 10,000 कितना हो जाएगा 1, राइट। तो एमपीसी 1 कब होगा, जितने रुपए से इनकम बढ़ रही है उतने रुपए से खर्च भी बढ़ रहा है। इनकम और खर्च में सेम रिलेशन है, सेम प्रोपोर्शन से इनकम बढ़ रहा है, सेम प्रोपोर्शन से खर्च बढ़ रहा है, उस केस में एमपीसी 1 होता है। जनरली ऐसा होता नहीं है। अगर हम मेरी इनकम अगर 10,000 बढ़ती है ना तो हम अपना खर्च भी 10,000 नहीं बढ़ाते हैं, हम अपना खर्च बढ़ाते हैं, 4,000 बढ़ाएंगे, 5,000 बढ़ाएंगे, 6,000 बढ़ाएंगे। पर जितनी इनकम बढ़ी उतना खर्च थोड़ी बढ़ाते हैं, कुछ तो एक्स्ट्रा सेव करते हैं। हमारा ह्यूमन नेचर है ना कि अगर इनकम थोड़ी सी बढ़ती है ना तो खर्चा भी थोड़ा बढ़ाएंगे, बाकी कुछ क्या कर लेंगे सेव कर लेंगे, ये हमारा ह्यूमन नेचर है। तो एमपीसी का वैल्यू 1 तभी होगा जब जितने रुपए से आपकी इनकम बढ़ रही है उतने रुपए से आपका खर्च बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपए से इनकम बढ़ी, 10,000 आपने खर्च भी बढ़ा दिया, तो 10,000 डिवाइड बाई 10,000 कितना आ गया 1 आ गया, राइट। ये हो गया एमपीसी। ये हो गया एमपीसी का वैल्यू तब 1 तब होगा जब इक्वल एक्सपेंडिचर और इक्वल इनकम होगा। 0 कब होगा, यहाँ पे आते हैं 0 कब होगा। देखो आपका इनकम बढ़ा 10,000, आपने खर्चा बढ़ाया ही नहीं, आपका इनकम बढ़ा 10,000 और आपका आप पहले जितना खर्च करते हो अभी भी आप उतना ही खर्च कर रहे हो, मतलब इनकम के बढ़ने से ना आपका खर्च नहीं बढ़ा। थोड़ा आप कंजूस टाइप को समझ लो कि आपकी इनकम 10,000 बढ़ी, आप बोलते हो नहीं खर्चा नहीं बढ़ाएंगे, वो पूरा का पूरा 10,000 आप सेव करोगे। उस केस में ना क्या हो जाएगा, चेंज डेल्टा सी कितना आ जाएगा 0, बिकॉज इन खर्चा में तो कोई चेंज आया नहीं ना, तो डेल्टा सी कितना आ जाएगा 0, राइट। और आपका इनकम कितनी बढ़ गई 10,000, तो कट करो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा ना। तो जब पूरा का पूरा पैसा इनकम के बढ़ने से पूरा का पूरा पैसा आप सेव कर लेते हो, मतलब आप खर्च नहीं करते हो, इस केस में एमपीसी का वैल्यू 0 आएगा। और 1 तभी आएगा जब आप जितने रुपए से इनकम बढ़ रही है उतने रुपए से आप खर्च भी बढ़ाते रहे हो, इस केस में आपका एमपीसी का वैल्यू 1 आएगा, राइट। तो याद रखना एमपीसी का वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में आता है। सर माइनस कभी नहीं होता सर? नहीं, नेगेटिव कभी नहीं होता, वो नेगेटिव होता है इन केस जब आप मतलब होता है ना कंजप्शन कि ज्यादा होगा और हाँ इनकम कम हो। जब कंजप्शन ये होगा, चेंज इन कंजप्शन हम्म ज्यादा होगा, चेंज इन इनकम
अगर नहीं हाँ हुआ तो वहाँ पे एमपीसी नहीं, वहाँ पे ऑटोनोमस बेसिस, वो बता रहा हूँ आप, ये आप समझ रहे हो ना कि मतलब माइनस कब होगा, यही ना आपका क्वेश्चन है। हेलो। यस सर, हाँ हाँ सर। हाँ आते हैं, धीरे धीरे आते हैं ना उसके ऊपर में। ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा, अभी एमपीसी समझ में आया ना, एमपीसी क्या होता है? हाँ हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। एपीसी समझ में आया ना, एपीसी क्या होता है? हाँ हाँ सर सर। ठीक है, तो अभी वो माइनस वाले पे आते हैं, उसको एक्चुअली उसको एमपीसी नहीं, उसका अलग नाम है, उसको बोलते हैं ऑटोनोमस, वो आते हैं अपने। देखिए जो थर्ड पॉइंट है ना, वो क्या है? केन्सियन। अच्छा, मैं केन्सन से याद आया, मैं बता दे रहा हूँ आपका, आपको जो पूरा सिलेबस है ना, वो पूरा का पूरा प्रोफेसर केन्स, प्रोफेसर जे एम केन्स का ही है। मतलब पूरी केन्सियन इकोनॉमी आप पढ़ रहे हो। मतलब जो उनका एक बुक था ना, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो 1939 में लिखा था, उन्होंने पब्लिश किया था, उसका एक छोटा सा पार्ट आप पढ़ रहे हो, छोटा सा पार्ट आप पढ़ रहे हो, उनके बुक से ही लिया गया है। तो आपका सिलेबस बहुत बड़ा ह्यूज सिलेबस नहीं है, एक बुक का छोटा सा पार्ट है जो केन्सियन थ्योरी है, राइट। तो ये पूरा का पूरा जो आपका सिलेबस है ना, वो केन्सियन इकोनॉमी से लिया गया, केन्सियन इकोनॉमी। तो ये जो कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, एपीसी क्या होता है, एमपीसी क्या होता है, ये पूरा का पूरा आप केन्सियन का ये थ्योरी पढ़ रहे हो बेसिकली, ठीक। तो केन्सियन ने एक लॉ दिया था कंजम्पशन से रिलेटेड, उन्होंने एक लॉ दिया था, उस लॉ का नाम है केन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ, देखिए ना, केन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, नाम याद कर, केन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, ये लॉ क्या है पहले मैं बता देता हूँ, बाद में इनका वो जो लिखा ना अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर केन्स, वो जो लॉ लिखे बाद में डिस्कस करेंगे, पहले लॉ बोलता क्या है ये समझते हैं। सिंपल सा लॉ बोलता है ना, वही जो अपने भी पढ़ के एमपीसी ना, वही लॉ लॉ यही है बेसिकली। ये लॉ ये बोलता है कि अगर किसी इंसान की इनकम, अगर किसी इंसान की इनकम 100 रुपए से बढ़ती है, राइट, अगर किसी इंसान की इनकम 100 रुपए से बढ़ती है, तो उसका खर्चा 100 से नहीं बढ़ता है, उसका खर्चा बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा, 50 रुपए बढ़ेगा, 40 रुपए बढ़ेगा, 60 रुपए बढ़ेगा, 70 बढ़ेगा, 80 बढ़ेगा, 90 बढ़ेगा, पर 100 नहीं होगा। ये ह्यूमन, ऑब्वियसली ये हमारा ह्यूमन नेचर है ना, जब इनकम बढ़ती है तो हम थोड़ा सा सेव करने के बारे में सोचते हैं। तो इसी पे उन्होंने एक लॉ बना दिया जिसका नाम है ना केन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, कि जितने रुपए से इनकम बढ़ेगी उतने रुपए से खर्च नहीं बढ़ेगा। आपका खर्च बढ़ेगा पर इनकम के कंपेयर में कम बढ़ेगा। इनकम बढ़ेगी तो 100, खर्च होगा लेस देन 100, वो हो सकता है 50, हो सकता है 60, हो सकता है 70, हो सकता है। अब आते हैं लॉ के ऊपर में। According to Professor Keynes, according to Professor Keynes, there is a less than proportionate increase in consumption expenditure. फिर से मैं बोल रहा हूँ, there is less than proportionate increase in consumption expenditure in response to an increase in income, which is also known as Keynes psychological law of consumption. क्या बोल रहे हैं? There is less than, ध्यान दीजिएगा guys, less than, there is a less than प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन कंजम्पशन, मतलब खर्चा आपका बढ़ रहा है पर घटते हुए बढ़ रहा है। इसको थोड़ा सा एलिब्रेट कर रहा हूँ, देयर इज लेस देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन कंजम्पशन, मतलब खर्चा तो आपका बढ़ रहा है पर जो उसका रेशियो है ना, वो लेस देन रेशियो, मतलब घटते हुए बढ़ रहा है। इन रिस्पॉन्स किसके कंपेयर में? एंड इंक्रीज इन इनकम, मतलब इनकम के कंपेयर में। इनकम के बढ़ने से आपका खर्च भी बढ़ेगा, पर जितने रुपए से इनकम बढ़ेगी उतने रुपए से खर्च नहीं बढ़ेगा। यही जो पूरा लॉ है ना, इसी पूरे लॉ को बोलते हैं केन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। देखो मैंने बॉक्स में ना एक एग्जांपल लिखा है, देखो मैं इसको जूम कर रहा हूँ बॉक्स में। वाई मतलब इनकम, सी मतलब खर्चा। हमारी इनकम थी पहले 10,000 रुपए, जिसमें से हम 8,000 रुपए खर्च करते हैं, राइट। 10,000 में से 8,000 खर्च कर रहे हैं। अब हमारी इनकम बढ़ के हो गई 20,000, देखो इंटू 2 लिखे ना बगल में, इंटू 2, इंटू हट गया तो 2 दिख रहा है ना। इनकम हो गई डबल, मतलब 10 से हो गई 20, तो क्या हमारा खर्चा भी डबल हो गया? डबल कौन समझते हो ना, पहले अगर हम 8 खर्च करते थे कितना हो गया 16। तो अगर हमारी इनकम 10 से 20 हो रही, मतलब अगर इनकम डबल हो रही तो खर्चा भी डबल होना चाहिए, लेकिन रियलिटी ऐसा होता नहीं है। तो इनकम बढ़ी 10,000, तो हमारा खर्चा भी बढ़ा, कितना 8 से हो गया 14। तो खर्चे में कितना चेंज आया? 6,000 का चेंज आया। और इनकम में कितना चेंज आया? 10,000 का चेंज आया। तो किसमें ज्यादा चेंज आया? इनकम में। खर्च में कम चेंज आया, इसलिए बोला देयर इज ए लेस देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इन इनकम, मतलब इनकम के बढ़ने से खर्च बढ़ेगा
पर जितने रुपए से इनकम बढ़ेगी उतने रुपए से खर्च नहीं बढ़ेगा। एग्जाम्पल में देख लो, इनकम बढ़ रही है 10,000 से पर खर्च बढ़ रहा है 6,000 से। वही मैंने पहले भी समझा था आपको ना कि अपने लैंग्वेज समझा था ना कि अगर किसी इंसान की इनकम 100 रुपए से बढ़ती है तो उस इंसान का खर्चा उस इंसान का खर्चा 100 से नहीं बढ़ेगा, लेस देन 100 होगा। 50 बढ़ेगा, 60 बढ़ेगा, 70 बढ़ेगा, पर 100 रुपया नहीं बढ़ेगा। ये जो होल लॉ है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं केन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। गाइस ध्यान रखना, ये लॉ ना बहुत सीओ का ना वन ऑफ फेवरेट क्वेश्चन है। 2 नंबर का ना मैक्सिमम पूछ ही देता है। हर अल्टरनेट ईयर में ना ये आ ही जाता है 2 नंबर का, डिफाइन केन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। ये पूरा लॉ लिखना पड़ेगा, ठीक है। अभी सर नोट, इसके ऊपर समा सकता है? हाँ क्या बोल रहे हो? इसके ऊपर समा सकता है? राइट, सम बहुत ज्यादा इसके ऊपर में आते हैं, इसके ऊपर सम्स बहुत आते हैं। सर हम लोग को अच्छा, एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा कि माने सिर्फ डेफिनेशन लिखने से चलेगा? डेफिनेशन और आपका इक्वेशन इनफ है 2 मार्क्स के लिए। और अच्छा। आपका एक डायग्राम भी आगे मैं समझाऊंगा कैसे डायग्राम बनेगा, डायग्राम बना दीजिएगा। एक मैं छोटा छोटा टिप्स दे रहा हूँ, बेसिकली आप जानते भी होंगे। आपको अगर आपका जो ये जो सिलेबस है ना 5th सेमेस्टर इकोनॉमिक्स, ये पूरा का पूरा मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है। समझ रहे हो ना, आपने जो इकोनॉमिक्स में पढ़ के आया है ना ये 4th सेमेस्टर, वो पूरा का पूरा थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स था, जहाँ पे ना मैथमेटिकली बहुत कम प्रूफ करना था। पर 5th सेमेस्टर का जो इकोनॉमिक्स है ना, ये पूरा का पूरा मैथमेटिकल बेस्ड है। मैथ के ऊपर ज्यादा ज्यादा आपको प्रूफ करना होगा, इक्वेशन बना करके, डायग्राम बना करके। तो थोड़ा सा लेंदी है, समझेंगे तो वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ऑनलाइन कितना अच्छा समझा पाता हूँ, बाकी क्लासरूम में रहते तो ज्यादा बेटर होता मेरे लिए। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है बेसिकली। आई होप आप समझ रहे हो। गाइस समझ रहे हो ना आप लोग? बता दो, हाँ अगर हाँ कंसर्न सर, दे दो अपना। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं सर। ओके, ये इक्वेशन देख लो आप, कंजम्पशन फंक्शन का इक्वेशन देख लो। C इक्वल टू ए प्लस बी वाई, जो उन्होंने एक इक्वेशन दिया था कंजम्पशन फंक्शन का, जो लॉ था ना, लॉ का इक्वेशन दिया था C इक्वल टू ए प्लस बी वाई। ठीक है, C हमारा कैपिटल है, ध्यान रखना। C मतलब टोटल एक्सपेंडिचर, वेयर एज ए इक्वल टू ए क्या है हमारा, ए यहाँ पे देखना, ध्यान देना, यहाँ पे ए मेरा क्या है, स्मॉल ए मतलब होता ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर, बी मतलब होता है हमारा इंड्यूस्ड एक्सपेंडिचर, या इंड्यूस्ड कोई दूसरा नाम बोलते हैं एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और वाई क्या है हमारा इनकम। तो ए क्या है, ए हमारा ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर, बी क्या है, बी हमारा एमपीसी, याद है ना, चेंज इन इनकम, चेंज इन एक्सपेंडिचर पढ़े थे ना, वही। तो एमपीसी, एमपीसी का दूसरा नाम क्या है, इंड्यूस्ड। और वाई क्या है, वाई आपकी है इनकम। ठीक है, अब हमारे सामने क्वेश्चन आ रहा है कि ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर क्या है, इंड्यूस्ड एक्सपेंडिचर क्या है, राइट। इनकम तो आपको पता ही है, तो मैं नेक्स्ट टाइम समझा रहा हूँ ऑटोनोमस क्या होता है। देख लीजिए ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर। ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर, आपने एक क्वेश्चन किया था ना, माइनस कब होगा, वही यही पे हम लोग आ गए। देखो, दोज एक्सपेंडिचर विच इज इंडिपेंडेंट टू द लेवल ऑफ इनकम, ऐसा खर्चा जो इनकम पे डिपेंड नहीं करता, ऐसा खर्चा जो हमारे या देश की इनकम, या तो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल या एक देश की इनकम पर डिपेंड नहीं करता है, उसे हम लोग बोलते हैं ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल बाद में समझेंगे, पहले देखो नीचे मैंने एक एग्जाम्पल नीचे में लिखा ना, वाई और सी, पहले वो समझो। वाई के नीचे क्या है, 0, और सी के नीचे क्या है, 100। देखो, इनकम थी 0, फिर भी हम खर्च कर रहे हैं ना 100 रुपए। जीरो इनकम पे जो भी खर्च होता है ना, जीरो इनकम पे जो भी खर्च होता है उसे हम लोग बोलते हैं ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर। अब ऐसा क्यों होता है? ऑब्वियसली सिंपल सी बात है। अभी आप बताना, अभी लेटेस्ट एग्जांपल कोरोना हुआ, पेंडेमिक सिचुएशन आया पूरे वर्ल्ड में, है ना। क्या हो गया, लॉकडाउन चला 3-4 महीने। जब लॉकडाउन चला सब कुछ ठप हो गया, कुछ चल नहीं रहा था, हॉस्पिटल्स और मेडिसिन के अलावा कुछ नहीं चल रहा था, राइट। फिर भी गवर्नमेंट क्या कर रही थी, देश को चलाने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही थी, राशन के थ्रू लोगों को राशन सप्लाई दे रही थी, कुछ गवर्नमेंट बैंक के थ्रू लोगों को पैसा दे रही थी, राइट। डॉक्टरों को पैसा दी, मिलिट्री फोर्स को पैसा दी, है ना। देश की सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन के लिए जितना भी खर्च उठाना पड़ा ना, उठा रहे कि नहीं उठा रही है। मतलब देश का इनकम है 0,
लॉकडाउन में 3-4 महीने तक देश ने कुछ भी पैसा नहीं कमाया, फिर भी देश देश अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को सरवाइव करने के लिए खर्च तो कर रहा है ना। तो जीरो इनकम पे देश जितना भी खर्च करेगा अपने अपने आप को बचाने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, सर्वाइवल नेसेसिटी के लिए, उसे हम लोग बोलेंगे ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर। तो बेसिकली एक सिंपल सा रूल बता दे रहा हूँ, गवर्नमेंट का जितना खर्चा होता है ना, मैक्सिमम खर्चा ऑटोनोमस ही कहलाता है। बिकॉज गवर्नमेंट को देश को आगे बढ़ाने के लिए खर्च करना ही पड़ता, चाहे देश पैसा कमाए या पैसा नहीं कमाए, देश को रोड बनवाना ही बनवाना है। आप पहाड़ी इलाका में जाओगे, लद्दाख, लेह लद्दाख, मेघालय साइड जाओगे, दूर दूर तक पहाड़ है, कुछ नहीं है वहाँ पे, लेकिन फिर भी वहाँ पे रोड बनवाना है, वहाँ पे मिलिट्री को खड़ा रखना है, वहाँ पे बहुत सारे बांध वगैरह बनाना है, डैम वगैरह बनाना है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाना, स्कूल्स पहुँचाना है वहाँ पे। ये सब काम कौन करता है? गवर्नमेंट करती है ना। तो बेसिकली देश के नेसेसिटी के लिए जो भी एक्सपेंडिचर होता है, देश को चलाने के लिए जो भी खर्च होता है, उसे हम लोग बोलते हैं ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर। ये अच्छा तो हो सर, गया तो देश। बोलो। इसीलिए सर गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, अपना एसेट्स बिक्री कर रहा है क्योंकि उसको ये करना, मन एक्सपेंडिचर नहीं, करना। एसेट्स नहीं, एसेट्स तो इसलिए भी कर रहे हैं ना, बेसिकली एक वर्ड है आपका लॉ में, सिक इंडस्ट्री, आप जानते होंगे शायद। सिक इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्रीज पूरा बेकार हो गई, जो जैसे बीएस एग्जांपल देखो ना, बीएसएनएल, हाँ बीएसएनएल, आपका एयर इंडिया, ये सब लॉस में चल रहा है ना। सर, बट मतलब एलआईसी तो नहीं चल रहा। मैं सुना एलआईसी गवर्नमेंट का सोने का चिड़िया कहा जाता है, बट हाँ उसको भी हाँ, गवर्नमेंट कहाँ बेच रहा है। नहीं बिक पाएगा ना। एलआईसी एक्चुअली, एलआईसी एक ऑटोनोमस बॉडी है, एलआईसी का अपना एक रूल लॉ है, मतलब ये एक्चुअली रेगुलेटरी अथॉरिटी एलआईसी। गवर्नमेंट एक ऑटोनोमस बॉडी है, आरबीआई ऑटोनोमस बॉडी है, सुप्रीम कोर्ट ऑटोनोमस बॉडी है, चुनाव आयोग ऑटोनोमस बॉडी है, सेबी ऑटोनोमस बॉडी है, ऐसे ही एलआईसी ऑटोनोमस बॉडी है। जैसे आपका और सीए इंस्टीट्यूट, सीएस इंस्टीट्यूट है ना, सीएमए इंस्टीट्यूट, ये सब ऑटोनोमस बॉडी है। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इनका इनको रेगुलेट नहीं कर सकती। गवर्नमेंट जैसे इनको पार्लियामेंट और राज्यसभा में पारित करके इनको वो देगी, एक स्थान बना देगी, एक रेगुलेटरी बॉडी बना देगी। इस रेगुलेटरी बॉडी को चलाना कैसे है ना, वो उनका लॉ बताएगा। तो गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं, इसलिए गवर्नमेंट एलआईसी को कभी नहीं बेच पाएगी। लेकिन सर पेपर में दिया है कि 10%, 15% स्टेक जो प्राइवेट को मिलेगा, प्राइवेट इक्विटी। भाई सर वो तो स्टेक हो गया ना, हाँ, तो परसेंटेज। ये हुआ ना, गवर्नमेंट अपना शेयर कम कर देगी, अपने शेयर को बेच सकती है, ये हो सकता है। आपको पता है ना, 51% से जैसे ज्यादा। डिसइन्वेस्टमेंट हो गया एक्चुअली। जो 51% ज्यादा हो गया तो गवर्नमेंट कंपनी के थ्रू हो गया ना। इस पर आएंगे, अपने फर्दर डिस्कशन करेंगे, चिंता मत करिए। जब हम लोग इन्वेस्टमेंट चैप्टर में आएंगे ना, मतलब इसी चैप्टर में इन्वेस्टमेंट में, तो फर्दर डिस्कशन करेंगे। अभी ये समझ में आया ना ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर क्या होता है। हाँ हाँ सर। अच्छा, अब अभी हमने देश के बारे में पढ़ा, अभी आप अपने घर के बारे में पढ़ लो ना। लॉकडाउन में आपके पेरेंट्स का इनकम जीरो है, फिर भी आप अपने सर्वाइवल के लिए खर्च कर रहे हो ना। आप खर्च कर, इस खर्चे को हम लोग बोलते हैं ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर। जीरो इनकम पे जितना देश खर्च कर रहा है ना, इसी को बोलते हैं ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल में देख लो ना, जीरो इनकम थी, जीरो, 100 रुपया आपने खर्च किया, इसी 100 को बोलेंगे ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर। ये 100 रुपया आया, एरो को नीचे बना है ना, ये 100 रुपया आया कहाँ से? बेसिकली 100 रुपया या तो आपकी सेविंग्स आया होगा, जो आपने पैसा पास्ट में सेव करके रखा होगा, राइट, या तो आप उधार लिए होंगे किसी और से। तो उधार भी जो लिए होंगे, जो बंदा आपको बोरो की, जो जिस बंदे से आपने बोरो किया होगा, वो बंदा भी तो अपने सेविंग्स ही दिया होगा ना। तो बेसिकली जो ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर होता है ना, वो आपका सेविंग से ही आता है, या तो खुद की सेविंग से आ जाए या किसी और की सेविंग से आ जाए। कोई भी इंसान अगर किसी को उधार देता है तो अपने सेविंग से ही देता है, अपना नॉर्मल एक्सपेंडिचर से नहीं देता है। वो डायरेक्टली बोल, अगर नॉर्मल एक्सपेंडिचर देना हो डायरेक्टली बोला, भाई मेरे घर में ऑलरेडी इतने खाली खर्च है, मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा सेव नहीं है, जितना पैसा वो घर के लिए है, मैं एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं, इसलिए मैं तुम्हें हेल्प नहीं कर पाऊंगा। हाँ, अगर आपका नॉर्मल एक्सपेंडिचर ज्यादा आपके पैसा है तो आपने कुछ उठा कर दे दिया। तो प्रोफेसर केन्स ने बताया कि जो भी इंसान उधार देता है तो बेसिकली अपने सेविंग से ही देता है, उनका अपना मानना था ऐसा। तो जीरो इनकम पे जो आप 100 रुपए खर्च कर रहे हो, ये कहाँ से खर्च कर रहे हो? अपने सेविंग से खर्च कर रहे हो। इसी 100 रुपए को बोलेंगे ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर। इसका ओवरऑल डेफिनेशन क्या था कि ऐसा खर्चा जो हमारे इनकम पे डिपेंड नहीं करता है, उसे हम लोग बोलते हैं ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर। बी नंबर में जाओ, इंड्यूस्ड। इसका ठीक उल्टा, ऑटोनोमस का ठीक उल्टा, ऐसा खर्चा जो हमारे इनकम पे डिपेंड करता हो, ऐसा खर्चा जो हमारे इनकम पे डिपेंड करता हो, उसे हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड एक्सपेंडिचर।
डेफिनेशन देख लो, those expenditure which depends on level of income is called induced expenditure. एग्जाम्पल देख लो, 100 रुपए इनकम थी, y के नीचे 100 है, c के नीचे 80 है, हम 100 रुपए कमा रहे थे जिसमें 80 रुपए खर्च कर दिए, तो ये जो 80 रुपया है ना, इसी को बोलते हैं इंड्यूस्ड एक्सपेंडिचर। ये 80 रुपया कहाँ से आया? आउट ऑफ इनकम। 100 कमा रहे थे, 80 खर्च कर दिए। तो ऐसा खर्चा जो हमारे इनकम पे डिपेंड करता है, उस खर्चे को बोलते हैं इंड्यूस्ड एक्सपेंडिचर। सर नहीं ठीक है? समझ में आया सर, नहीं समझ में आया सर। ऑडियो अच्छा, क्या नहीं समझ में आया इसमें बताओ। सर इंड्यूस्ड एक्सपेंडिचर। अच्छा, ये वाला पोर्शन नहीं समझ में आया। ओके, क्या बोल रहा है? दोज एक्सपेंडिचर विच डिपेंड्स ऑन लेवल ऑफ इनकम, मतलब ऐसा खर्चा जो हमारे इनकम पे डिपेंड कर रहा है, मतलब हम पैसा कमा रहे खर्च कर रहे हैं, पैसा कमा रहे खर्च कर रहे हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? जैसे आपने 100 रुपया कमाया, 80 रुपये खर्च कर दिया, वो 80 रुपये को बोलेंगे इंड्यूस्ड एक्सपेंडिचर। सर एक और लाइफ एग्जांपल दीजिए सर, तो लाइव ज्यादा एग्जांपल, हाँ लाइव एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स की इनकम 50,000 है, राइट? 50,000 हाँ आपके पेरेंट्स की इनकम है, तो उस जैसे सैलरी आई आपके आपके पापा के अकाउंट में, मान लो 1 तारीख को सैलरी आई, तो आपने आपने आपके पापा क्या करेंगे? 50,000 में से मान लो 40,000 रुपया निकाल लिए घर खर्चा के लिए, ट्यूशंस के लिए, पॉकेट मनी, बच्चों को पॉकेट मनी के लिए, बट जो भी एक्सपेंडिचर है, तो 50,000 में से 40,000 निकाल लिए ना, तो वो 40,000 आया कहाँ से? 50,000 में से तो आया ना बाबा, कि आपने 50,000 कमाया तब जाकर आपने 40,000 खर्च किया, तो उस 40,000 को बोलते हैं आपका ये इंड्यूस एक्सपेंडिचर। ऐसा इनकम जो खर्च, ऐसा खर्चा जो इनकम पे डिपेंड करता है। एनी प्रॉब्लम? हेलो, सुनाई नहीं दे रहा। हेलो सर, हाँ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या इसमें? साउंड थोड़ा गायब हो गया था थोड़ा, अब फिर क्लियर है। अच्छा, ये समझ में आया इंड्यूस्ड कि ऐसा हाँ खर्चा हाँ जो सर। हमारी इनकम से डिपेंड करता है। जी 50,000 में से आपने 40,000 खर्च कर दिया, तो वो 40,000 आपने क्यों खर्च किया? वो 40,000 आप कब कब खर्च किए? जब आपने 50,000 कमाया, तभी तो आप 40,000 खर्च किए, तो उसी 40 को कम, बोलते हैं इंड्यूस्ड एक्सपेंडिचर, राइट? मैंने वो कंपलसरी एक्सपेंडिचर है, मैंने वो होगा ही होगा। नहीं नहीं, कंपल्सरी तो आपका ऑटोनोमस हो गया, जो आपका सर्वाइवल के लिए, कि आपकी इनकम नहीं है अभी, लॉकडाउन में कहाँ कोई पैसा कमा रहा है, फिर भी अपने जिंदा रहने के लिए खर्च तो कर रहा है ना। अच्छा। तो जो जो सर्वाइवल के लिए आप खर्च कर रहे हो, जो मतलब होता है ना कि आप पैसा नहीं कमाओगे फिर आपको खर्च करना पड़ेगा, नहीं खर्च करोगे तो मर जाओगे खाने बिना। तो जो हम सर्वाइवल और नेसेसिटी के लिए जो खर्च करते हैं, जो बेसिक एक्सपेंडिचर के लिए जो खर्च करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर। और इंड्यूस्ड क्या हो गया? इंड्यूस्ड में क्या हो रहा है? आप 50,000 कमा रहे हो, 40,000 खर्च कर रहे हो। अभी लॉकडाउन में ना, हेलो, हाँ सर। लॉकडाउन में लोग 10,000 में अपना घर चला दे रहे हैं, तो वो 10,000 को जो 50,000 कमाते थे ना, और उस घर को चलाने में वो 40,000 पहले खर्च करते थे, लेकिन क्या, इनकम तो बंद हो गई। अब जहाँ पे 40,000 में घर चलता था ना, अब वही घर 10,000 में चल रहा है। तो 10,000 समझ रहे हो, वो आपका बेसिक नेसेसिटी हो गया भैया, इतना पैसा, इतना खर्च है, अपना घर चल, सब लोग जिंदा रहेंगे, 2 रोटी खा के सब जिंदा रहेंगे। लेकिन जो एक्स्ट्रा 30,000 हो रहा था ना, वो फैंसी टाइप हो गया, मतलब सर एसी चल रहा है, आपका कूलर चल रहा है, आप फालतू का बहुत सारा रेस्टोरेंट में जा रहे हो, पार्टी कर रहे हो, कपड़े ले रहे हो। वो आपका 30,000 आपका बेसिक नेसेसिटी नहीं था, वो आपका एक प्रकार का था लग्जरी आइटम था। समझ रहे हो ना? तो बेसिक और लग्जरी में डिफरेंस होता है, तो इतना याद रखना, बेसिक एक्सपेंडिचर को बोलते हैं ऑटोनोमस, और जो बेसिक से बाद में जो आप खर्च करते हो, जो बेसिकली आप इनकम से खर्च करते हो, उसे बोलते हैं इंड्यूस्ड। तो इंड्यूस्ड का मतलब ही होता है कि ऐसा खर्चा जो इनकम पे डिपेंड करता है, और ऑटोनोमस का क्या होगा? ऐसा खर्चा जो इनकम पे डिपेंड नहीं करता। तो ये पूरा का पूरा था आपका कंजम्पशन से रिलेटेड। मैं एक बार इसको रिकैप करा देता हूँ शुरू से। देखो, कंजम्पशन फंक्शन क्या था, और या इसी का दूसरा नाम था प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या था? एक रिलेशन था इनकम और खर्च के बीच में। कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। इनकम बढ़ेगी तो खर्च बढ़ेगा, इनकम घटेगी तो खर्च घटेगा, खर्च भी घटेगा। ये 2 प्रकार का होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज क्या था कि टोटल इनकम से आपने टोटल कितना खर्च किया, या डेफिनेशन याद है, सी अपॉन वाई। तो टोटल इनकम से टोटल कितना खर्च किया, वो हो गया एवरेज। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या था? इनकम के चेंज होने से खर्च में कितना चेंज आया। इनकम के चेंज होने से, मान लो इनकम आपकी पहले से बढ़ गई तो खर्च भी थोड़ा बहुत बढ़ेगा ना, वही इनकम के बढ़ने से खर्च में कितना चेंज आया, उसे बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका जो वैल्यू होता है हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। थर्ड क्या था हमारा? एक लॉ था, प्रोफेसर केन्स का एक लॉ था, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन।
वो लॉ क्या था, मैं इसको हिंदी में समझा रहा हूँ। लॉ क्या था, वो लॉ बेसिकली था कि अगर किसी इंसान की इनकम 100 रुपए से बढ़ेगी तो उस इंसान का खर्चा 100 रुपए से नहीं बढ़ेगा, उससे कम बढ़ेगा। मतलब खर्चा तो बढ़ेगा, 50 होगा, 40 होगा, 60 होगा, पर 100 रुपए नहीं बढ़ेगा। इनकम जितना बढ़ेगा खर्चा उतने से नहीं बढ़ेगा, खर्चा कम बढ़ेगा उससे। इसे बोलते हैं केन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। फिर हम लोग पढ़े थे यहाँ पे ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर क्या होता है, इंड्यूस। ऑटोनोमस होता है ऐसा खर्चा जो इनकम पे डिपेंड नहीं करता, मतलब सर्वाइवल के लिए खर्च, मतलब इनकम जीरो रहेगी तब भी हमें खर्च करना ही पड़ेगा, वो हमारा नेसेसिटी, हमारा सर्वाइवल नीड्स है, उसे बोलते हैं ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर। इंड्यूस क्या होता है, ऐसा खर्चा जो हमारे इनकम पे डिपेंड कर रहा है, मतलब सैलरी आ रही है मैंने खर्च कर दिया, सैलरी आ रही है मैंने खर्च कर दिया, दैट इज इंड्यूस्ड एक्सपेंडिचर। हमारा फोर्थ टॉपिक है सेविंग फंक्शन या प्रोपेंसिटी टू सेव। जस्ट लाइक कंजम्पशन फंक्शन, ऐसे ही हमारा सेविंग फंक्शन, सेविंग फंक्शन या प्रोपेंसिटी टू सेव। सेविंग फंक्शन या प्रोपेंसिटी टू सेव डेफिनेशन क्या है, देखो, इट स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन डिजायर्ड सेविंग एंड लेवल ऑफ इनकम। डिजायर्ड सेविंग का मतलब होता है ऐसा सेविंग जो आप करने वाले थे या करने वाले हैं। इट स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन डिजायर्ड सेविंग एंड लेवल ऑफ इनकम। इसका मतलब देखो, इनकम और सेविंग में कैसा रिलेशन है आपको पता है, इनकम और सेविंग में डायरेक्ट रिलेशन है। अगर हमारी इनकम बढ़ती है ना तो हम अपने सेविंग को ही बढ़ाते हैं, अगर इनकम घटती है तो सेविंग को भी घटाते हैं, है ना। तो वही बोल रहा है कि S इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई, मतलब S इक्वल टू, यहाँ पे कैपिटल S है राइट, S इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई, मतलब हमारा जो सेविंग है वो किस पर डिपेंड करता है, वाई पर डिपेंड करता है। और मैं एक चीज बता देता हूँ, फंक्शन, फंक्शन का मतलब ही हमेशा होता है रिलेशन। जब भी किसी यूनिट्स या ऑब्जेक्ट के आगे फंक्शन लगा रहता है, इसका मतलब वो रिलेशनशिप की बात करते हैं। तो S इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई, मतलब वो F यही बता रहा है कि वाई और S में एक रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन। अगर y बढ़ेगा तो s बढ़ेगा, y घटेगा तो s बढ़ेगा। आपको पता ही है, पहले आपके पापा कम कमाते थे तो कम सेव करते थे, अभी आपके पापा ज्यादा कमा रहे तो ज्यादा सेव कर रहे हैं, है ना। इनकम का बढ़ने से सेविंग बढ़ती है, इनकम घटने से सेविंग घटती है, उसी को बोलते हैं सेविंग फंक्शन। ये भी टू टाइप्स का होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे ना मेरे से मिस्टेक हो गई है गाइस, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कंज्यूम लिखा दिया था ना, देखिए यहाँ पे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मैंने लिख दिया था, यहाँ पे कंज्यूम नहीं होगा, यहाँ पे सेव होगा। एक बार आप मुझे कंसर्ट दे, अपना हाँ बोल दो, आपको समझ में आ रहा है ना मेरी बात। हेलो, हाँ यहाँ पे जहाँ पे कंज्यूम है ना वहाँ पे सेव होगा, ठीक है, वो गलती से फिर हो एक गया और था। बार बोलिए, फिर एक और बार बोलिए। जहाँ पे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है ना, तो कंज्यूम की जगह पे सेव होगा, बिकॉज आप सेविंग फंक्शन पढ़ रहे हो ना, तो सेविंग फंक्शन में जहाँ जहाँ कंज्यूम होगा वहाँ वहाँ सेव होगा। मैंने गलती से कंज्यूम लिख दिया था वहाँ पे, ठीक ओके है। सर, ओके। ओके, तो इसका पूरा नाम है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, मतलब APS। एस होगा यहाँ पे, सी नहीं होगा, एस होगा, APS, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। डेफिनेशन क्या है, जस्ट लाइक APC APS भी है, इट इज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सेविंग, इट इज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सेविंग टू लेवल ऑफ इनकम। मतलब टोटल इनकम से आपने टोटल कितना सेव किया। पुराना एग्जांपल याद है ना कि मैं 50,000 कमाता था, 40,000 सेव कर दिया, 40,000 खर्च कर दिया। तो 50 में अगर आप 40,000 खर्च कर दोगे तो कितना सेव करोगे, 10,000 सेव करोगे ना। तो 50,000 में से आपने 10,000 सेव किया, टोटल इनकम से टोटल सेविंग, आपके टोटल इनकम से आपने टोटल कितना सेव किया, उसी को बोलते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। टोटल इनकम से टोटल कितना खर्च किया, ये हो गया एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। टोटल इनकम से टोटल कितना सेव किया, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। एग्जाम्पल देख लो, अगर मैं 50,000 में से 40,000 खर्च करूंगा तो 40,000 को बोलेंगे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब APC। 50,000 में अगर 40,000 खर्च किया तो सेव कितना किया, 10,000, उस 10,000 को हम लोग बोलेंगे APS, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। इसका फार्मूला क्या है, S अपॉन वाई, सेविंग अपॉन इनकम, इसका फार्मूला होता है एवरेज। मार्जिनल पे आ जाओ, वही मार्जिनल स्टैक, MPC का तरह ही MPS होगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। यहाँ पे कंज्यूम है ना, यहाँ पे सेव होगा। डेफिनेशन क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ
change in saving due to change in income. It is the ratio of change in saving due to change in income. फॉर्मूला क्या है? एमपीएस इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई. डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज होता है इकोनॉमिक्स में या मैथ्स में. डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई. सिंपल समझो ना, अगर आपका इनकम बढ़ेगा तो आपकी सेविंग बढ़ेगी ना, है ना, क्योंकि इनकम और सेविंग में कैसा रिलेशन होता है? डायरेक्ट रिलेशन होता है. तो इनकम में चेंज होने के वजह से सेविंग में कितना चेंज आया? इनकम में चेंज होने की वजह से सेविंग में कितना चेंज आया, उसी को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. एंड एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे लिखा है, देखो एग्जांपल नीचे में. वाई सी एस, वाई मतलब इनकम, सी मतलब कंजम्पशन, एस इक्वल टू सेविंग. देखो यहाँ पे 10,000 मैं कमाता था, मेरी इनकम थी. 8,000 में खर्च करता था, तो सेव कितना किया? 2,000. अब हमारी इनकम 10 से बढ़ के हो गई 20, मतलब 20,000 मेरी इनकम हो गई. तो इनकम कितने से बढ़ा? 10,000 से बढ़ा. तो आपको पता है अगर इनकम 10,000 से बढ़ेगी तो खर्चा 10,000 से नहीं बढ़ेगा, लेस देन 10,000 होगा. तो आपका खर्चा कितना हो गया? 8,000 से 14,000 हो गया. मतलब खर्चे में कितना चेंज आया? 6,000 रुपये का चेंज आया. 8 से 14 मतलब 6,000 का चेंज आया, राइट. तो 20,000 में से आपने 14,000 खर्च कर दिया, तो सेव कितना किया? 6,000 रुपया सेव किया, है ना. फिर से देख लो, 10 में से 8 खर्च किए, 2,000 का सेव. अब आपकी इनकम 10 से बढ़ के हो गई 20,000, राइट. 20,000 में से आप 14,000 खर्च कर रहे हो, तो 14 जब खर्च कर तो बचा कितना? 6,000, राइट. तो इनकम जब बढ़ी, इनकम 10,000 से बढ़ रही है ना, तो आपका सेविंग नहीं बढ़ रहा है. 2,000 से हो गया कितना? 6,000. पहले आप जब 10,000 इनकम थी तो आप 2,000 सेव करते थे, अब आपकी इनकम होगी 20,000 तो आप 6,000 सेव कर रहे हो. तो देख लो रिलेशन है ना, पॉजिटिव रिलेशन, कि इनकम का बढ़ने सेविंग भी बढ़ रहा है, राइट. तो इसका एमपीएस का वैल्यू निकालते हैं. देखो इनकम में कितना चेंज आया? 10,000. और सेविंग में कितना चेंज आया? 4,000. कैसे 4,000 आया? पहले हम 2,000 सेव करते थे, अब हम 6,000 सेव करते हैं. तो एक्स्ट्रा हम कितना सेव किए? 4,000 सेव किए ना. 6,000 माइनस 2,000 करो, कितना आ जाएगा? 4,000 आएगा ना, राइट. तो डेल्टा वाई हो गया 10,000, डेल्टा एस कितना हो गया? 4,000. तो एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई. ऊपर में देखो लिखा हुआ ना, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई. तो फॉर्मूला पुट कर दो, 4,000 डिवाइडेड बाई 10,000 इक्वल टू कितना होगा? 0.4, राइट. ये हो गया आपका एमपीएस. तो फॉर्मूला क्या, डेफिनेशन, टोटल डेफिनेशन क्या होगी एमपीएस का? कि इनकम में चेंज होने के वजह से सेविंग में कितना चेंज हुआ, उसी को हम लोग बोलते हैं एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. नेक्स्ट टॉपिक करते हैं. अब थोड़ा सेविंग के बारे में पढ़ते हैं. सेविंग होता क्या है? थोड़ा मैं पढ़ता हूँ फिर समझाता हूँ सेविंग होता है. सेविंग क्या है बेसिकली? सेविंग इज ए पॉजिटिवली कोरिलेटेड विथ लेवल ऑफ इनकम. जो मैंने आपको बताया कि इनकम और सेविंग में पॉजिटिव रिलेशन है. इनकम बढ़ेगी तो सेविंग बढ़ेगा, इनकम घटेगी तो सेविंग घटेगा, मतलब पॉजिटिवली कोरिलेटेड विथ लेवल ऑफ इनकम. आगे क्या लिखा हुआ? देयर इज ए less than proportionate increase in saving in response to an increasing level of income. वही जस्ट लाइक आपने पढ़ा था ना साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, उसमें क्या बोला था कि अगर 100 रुपए से इनकम बढ़ेगी तो खर्च भी 100 रुपए से नहीं बढ़ेगा. वही यहाँ पे भी बोल रहा है कि अगर इनकम 100 रुपए से बढ़ेगी तो सेविंग भी 100 रुपए से नहीं बढ़ेगी, सेविंग भी 100 रुपए से कम होगा. मैं इसको स्लाइड पीछे कर रहा हूँ. पीछे स्लाइड में देखो ना, इनकम बढ़ी थी 10,000 से, नीचे वाले एमपीएस के नीचे में देखो लिखा हो ना, इनकम बढ़ी थी 10,000 से, पर हमारा सेविंग में चेंज कितना आया था? 4,000. तो इनकम बढ़ी 10,000 तो सेविंग भी 10,000 से नहीं बढ़ी, सेविंग बढ़ी पर 10,000 से कम थी. जो हमारा एग्जैक्ट फिगर कितना था? 4,000. तो वही यहीं पे वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि there is a less than proportionate increase in saving in response to increasing level of income. मतलब अगर किसी इंसान की इनकम 100 रुपए से बढ़ती है तो उसका सेविंग 100 रुपए से नहीं बढ़ेगा, उसकी सेविंग बढ़ेगी, 25 होगी, 50 होगा, 60 होगा, 70 होगा, पर 100 नहीं होगा, राइट. आगे आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? सेविंग इज द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर. ये बेसिकली डेफिनेशन है कि इनकम से जो खर्च हटा देते हो वही सेविंग होता है. सेविंग इज द एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर. इनकम से खर्च को माइनस कर दो, वही क्या होता है? सेविंग होता है. देख लो फॉर्मूला,
एस इक्वल टू वाई माइनस सी। वाई क्या है? इनकम, और सी क्या है? खर्चा, मतलब कंजम्पशन। तो वाई इक्वल टू एस इक्वल टू वाई माइनस सी, राइट। ये बेसिकली क्या है? सेविंग। सेविंग इक्वल टू हो गया इनकम माइनस कंजम्पशन। अब हम लोग ना इसी इक्वेशन से ना हम लोग डिराइव करेंगे सेविंग फंक्शन। गाइस मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान सुनिएगा। इसी इक्वेशन से हम लोग डिराइव करेंगे सेविंग फंक्शन। कैसे डिराइव होगा ध्यान से देखिएगा। एस इक्वल टू, सेकेंड स्टेज में आ गया, सेकेंड वाले पे, एस इक्वल टू वाई माइनस। अब देखो ब्रैकेट चालू हुआ। ब्रैकेट क्यों चालू हुआ मैं बता रहा हूँ। ये जो हमारा सी था कंजम्पशन फंक्शन, इसका फॉर्मूला क्या था? ए प्लस बी वाई। देखो मैं स्लाइड चेंज करके दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, जिसको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन सी इक्वल टू ए प्लस बी वाई। सी इक्वल टू ए प्लस बी वाई। तो हमने क्या किया ना, जस्ट यहाँ पे, एक मिनट, जस्ट हमने यहाँ पे क्या किया, जहाँ पे सी का जो वैल्यू था ना, सी के नीचे हम लोग क्या, सी हमारा जो कंजम्पशन था उसके नीचे हमने उसका फार्मूला लिख दिया। तो सी का फार्मूला क्या था? ए प्लस बी वाई। अब ब्रैकेट लगा दिया, बिकॉज इसके पहले माइनस था इसलिए ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है। अब थर्ड स्टेज में क्या आ गया हम लोग? एस इक्वल टू, अब जस्ट हम लोग ब्रैकेट को तोड़े तो माइनस को पहले लिख दिए, माइनस ए प्लस वाई प्लस बी वाई। अब आप क्वेश्चन बोलेंगे सर माइनस से पहले क्यों लिखे? देखो हमने y को y की तरफ लिखा जिससे कॉमन लेने में आसानी हो। समझ रहे हो ना मेरी बात? y को y की तरफ लिखा। आप नॉर्मल भी लिख सकते हो, y माइनस ए माइनस बी प्लस वाई, वैसे भी लिख सकते हो, पर क्या है ना, y के साथ y लिखोगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो माइनस ए, गाइज यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। यहाँ पे जो प्लस बी वाई होगा ना, यहाँ पे माइनस बी वाई। जब ब्रैकेट ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस प्लस क्या होगा? माइनस होगा ना। तो यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गया, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस होगा। हेलो हेलो, समझ रहे हो ना आप लोग? नहीं समझ में आया सर, क्या बोलेगा? जहाँ पे प्लस बी वाई होगा ना, देखो ना यहाँ पे थर्ड स्टेज में, थर्ड स्टेज में हाँ हाँ हाँ, प्लस, वहाँ पे प्लस होगा या माइनस होगा? मैं पूछ रहा हूँ आपसे। माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा होगा। ना? हाँ वही चीज में बोला ना, माइनस होगा। यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गया, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। हेलो, ओके ठीक है सर। ओके ओके। तो देखो यहाँ पे माइनस होगा बस। अब फोर्थ स्टेज में जाते हैं, फोर्थ स्टेज में आ जाते हैं। एस इक्वल टू माइनस ए प्लस, अब यहाँ पे देखो ना y कॉमन ले लिए। जब y कॉमन लेंगे तो वन माइनस बी, बिकॉज यहाँ पे माइनस था ना, वहाँ पे मैंने गलती से प्लस लिखा बट वहाँ माइनस होगा, प्लस बी वाई की जगह माइनस बी वाई होगा। इसीलिए जब y कॉमन लेंगे तो वन माइनस बी इंटू वाई। वाई को पहले भी लिख सकते हो बाद में लिख सकते हो, आपको पता ही है। y कॉमन लेकर आप y पहले भी लिख सकते हो, y बाद में लिख सकते हो, ज्यादा बेटर होगा बाद में लिखो, ठीक है। तो माइनस से प्लस वन अपॉन बी ब्रैकेट में इंटू वाई, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, एस इक्वल टू क्या हो गया? माइनस ए। अब यहाँ पे जो ना वन माइनस बी है ना, तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा है ना वन माइनस, सॉरी सॉरी गाइज, एक चीज बोलना चाहता हूँ आपको। हेलो हेलो, यस सर। ये वाला इक्वेशन मैं आपको नेक्स्ट क्लास समझा दूँ, बिकॉज में थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया मेरे से। हाँ मेरे को लग रहा है सर, वो वन माइनस बी इज इक्वल टू सी एस होगा। हाँ हाँ, वहां पे बी होगा ना, मैंने सी लिख दिया है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि इस इक्वेशन को मैं बाद में समझा दूँ क्या? मतलब ठीक है नेक्स्ट सर। क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हाँ इसको अच्छे से सर, लिख दूंगा, ज्यादा बेटर होगा, राइट। ओके सर। हाँ तो ये वाला मैं बाद में समझा दूंगा। बस एक चीज समझ लो, ऑटोनोमस सेविंग और, अच्छा छोड़ो, बाद में ही सब समझा दूंगा। जब इक्वेशन समझाऊंगा ना उसी समय ये भी समझा दूंगा, ऑटोनोमस सेविंग क्या होता है और इंड्यूस सेविंग क्या होता है। कि अभी समझा दूं, जैसा बोलो आप लोग। नहीं सर, हाँ नहीं सर, उस नेक्स्ट क्लास में समझाना। चलो ठीक है, तो आज आज क्लास यहीं पे खत्म करते हैं बाकी, ठीक है। ओके सर। तो यहाँ पे कुछ पूछना है? सबसे पूछ रहा हूँ, कुछ पूछना है क्या? हेलो, हाँ सर। कुछ पूछना है आप लोगों को? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। देख लो आप, कंजम्पशन फंक्शन के बारे में पता है ना सबको? हाँ सर। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में समझ में आया? मैं एक बार हाँ रिवीजन करा सर। दूं क्या? कि रिवीजन करा दूं एक बार फटाफट?
हाँ करा दीजिए सर, अभी अच्छा टाइम। ठीक है, रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है, फटाफट 2 मिनट लग जाएगा। देखो कंजम्पशन फंक्शन क्या है? इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन लेवल ऑफ इनकम। कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। इनकम बढ़ेगी तो खर्च बढ़ेगा, इनकम घटेगी तो खर्च भी घटेगा, राइट? सी इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई। टू टाइप्स का हमारा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है, एक होता है एवरेज, एक होता है मार्जिनल। एवरेज क्या होता है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? टोटल इनकम से आपने टोटल कितना खर्च किया। फॉर्मूला क्या था? एपीसी इक्वल टू एस अपॉन वाई। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है? ये बताता है कि आपकी इनकम में कितना चेंज आया, जिसकी वजह से खर्चा में कितना चेंज आया। इसे बोलते हैं एमपीसी, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, एमपीसी। इनकम में चेंज होने से खर्च में कितना चेंज आया, इसे बोलते हैं एमपीसी। वैल्यू क्या होता है एमपीसी का? हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है, राइट? केंसियन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन क्या है? वही सिंपल सा लॉ याद है ना, कि अगर किसी इंसान की इनकम 100 से बढ़ती है तो उसका खर्चा 100 से नहीं बढ़ता है, लेस देन 100 ही होगा। उसे बोलते हैं केंसियन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, राइट? ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है और इंड्यूस क्या? ऑटोनोमस कंजम्पशन का मतलब होता है ऐसा खर्चा जो हमारे इनकम पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब वो खर्चा जो हमें करना ही पड़ता है अपने देश को बचाने के लिए, अपने सर्वाइवल नीड्स के लिए, तो ऐसे खर्चे को बोलते हैं ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर। इंड्यूस एक्सपेंडिचर क्या होता है? ऐसा खर्चा जो हमारी इनकम पे डिपेंड करता है, मतलब हमने पैसा कमाया और खर्च कर दिया, इसको बोलते हैं इंड्यूस एक्सपेंडिचर। सेविंग फंक्शन या प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है? सेविंग फंक्शन और प्रोपेंसिटी टू सेव, इट स्टेट अ रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड लेवल ऑफ इनकम। कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। सेविंग, इनकम बढ़ेगी तो सेविंग बढ़ेगा, इनकम घटेगी तो सेविंग घटेगा। एस इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई। ये भी दो प्रकार का होता है, एवरेज और मार्जिनल। एवरेज क्या बोलता है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या बोलता है? इन टोटल इनकम से आपने टोटल कितना सेव किया। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या बोलता है? इनकम के चेंज होने से सेविंग में कितना चेंज आया। इनकम के चेंज होने से सेविंग में कितना चेंज आया। इसका जो वैल्यू होता है हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है, राइट? और बाकी सेविंग के बारे में तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता देता हूँ। ओके, ये जो नेक्स्ट स्लाइड है ना, ये वाला स्लाइड, इसको मैं नेक्स्ट क्लास समझा दूंगा। हेलो, सो आज खत्म करते हैं। आज कुछ पूछना है किसी को? नो सर। Okay, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।